ओके, सो हमने ये सब देखे थे की हाइलाइट्स। इसके बाद जो आते हैं टू फोकस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर। तो अगर मैं फिर से एक बार रिकैप दूं तो हमने देखे थे नेशनल हेल्थ पॉलिसी के 2017 के की हाइलाइट्स क्या है, जिसमें हमने देखा था कि हमारा हेल्थ केयर सेक्टर बढ़ रहा है। 2012 में 8% तक जीडीपी का पार्ट जो था वो हेल्थ केयर सिस्टम से आ रहा था। गवर्नमेंट अपना फोकस चेंज कर रही है फ्रॉम सिक केयर टू वेलनेस। हमें SDG 3 को कंप्लाई करना है, लेकिन उसके लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर भी बढ़ाना है। और इसमें क्या करना है कि सबको एक्सेस मिलना चाहिए, फ्री ड्रग्स मिलने चाहिए, फ्री डायग्नोसिस मिलना चाहिए, फ्री इमरजेंसी सर्विसेज मिलनी चाहिए और फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज इन अ पब्लिक हॉस्पिटल मिलनी चाहिए। उसके साथ साथ सबको क्वालिटी सर्विसेज होनी चाहिए और क्वालिटी हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी का भी एक्सेस होना चाहिए। ओके, इसके बाद आता है टू फोकस ऑन द प्राइमरी हेल्थ केयर, द पॉलिसी एडवोकेट्स अलोकेटिंग 2/3 और मोर ऑफ रिसोर्सेज टू प्राइमरी केयर। तो एक्चुअली ये पॉलिसी क्या एडवोकेट करती है कि हमें 2/3 और मोर रिसोर्सेस ये प्राइमरी हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करने होंगे, जो भी खर्चा आता है। इट प्रपोजेस 2 बेड्स पर 1000 of a population to enable access with the golden hour, the first 60 minutes after traumatic injury। तो इसका मतलब वो बोल रहे हैं कि एक्चुअली पर 1000 पॉपुलेशन के पीछे हर एक व्यक्ति को ऐसे 2 बेड्स हर एक व्यक्ति को नहीं, मतलब 2 बेड्स ऐसे होने चाहिए कि जो गोल्डन आवर के तौर पे पेशेंट को मिले। दैट इज फर्स्ट 60 मिनट्स आफ्टर ट्रॉमेटिक इंजुरी। खुद के लिए थोड़ा वेलनेस होने के लिए एक अलग से बेड, अलग से कंपार्टमेंट ऐसे होना चाहिए। ओके, टू रिड्यूस मॉर्बिडिटी एंड प्रिवेंटेबल मोर्टेलिटी ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, दैट इज NCDs। बहुत सारे डिसीजेस नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के अंडर आते हैं, जैसे कि सेक्सुअली ओरिएंटेड डिसीजेस होते हैं, STDs होते हैं वो बोलते हैं, और उसके साथ साथ HIV जैसे कुछ होते हैं, कुछ और भी होते हैं। आज अगर बोलो तो मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आज आपको थोड़ा सा बुखार भी आ जाए तो पहले आप डॉक्टर के पास अभी के लिए नहीं जाते। ऐसे मैंने बहुत जगह पर देखा है, क्योंकि लोग डरते हैं कि हमें टेस्ट करना पड़ेगा, फिर क्या होगा, कहाँ पर जाना पड़ेगा, कहाँ पर रहना पड़ेगा, हमारा क्या होगा। तो दे डोंट टेंड टू गो आउटसाइड देयर फैसिलिटीज, वो अपने खुद से ठीक होना चाहते हैं। सो दे आर नाउ दे कम अंडर NCDs, दैट इज नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। बाय एडवोकेटिंग प्री स्क्रीनिंग, मतलब ये जो डिसीज है वो होने से पहले ही उनका अगर स्क्रीनिंग किया जाए, डायग्नोसिस किया जाए, तो उन पर थोड़ा कर्बिंग करना, उनको थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करना, कम करना उसका नंबर, ये पॉजिटिवली हो सकता है। अगर जैसे HIV जैसे जो डिसीजेस है जिसमें आप आइदर वे पोल्यूटेड नीडल, मतलब जो HIV बाधित रुग्ण है, जो जिसको ऑलरेडी HIV हुआ है, उसकी उसकी उसको जो इंजेक्शन दिया है उसने शायद रेजर यूज किया होगा, और उसको अगर कुछ कट हुआ है, ऑब्वियसली नीडल है तो कट हुआ ही अगर इंजेक्शन देते टाइम पर, तो वो ही सुई अगर किसी और मरीज को मरीज पर यूज की जाए टू गिव द इंजेक्शन और टू समथिंग लाइक दैट, तो जो ट्रांसफर ऑफ कांटेक्ट होता है, तो ये कांटेक्ट है कि वो मरीज का ब्लड और HIV पॉजिटिव मरीज का ब्लड, तो उनका जो कांटेक्ट होता है उसके लिए वो HIV एक आदमी से दूसरे आदमी को हो सकता है। सिंपली बर्थ के टाइम पे अगर HIV पॉजिटिव मदर है तो वो अपने बच्चे को HIV दे सकती है, उसको उसके बच्चे को HIV हो सकता है। लेकिन आज जो मेडिकल रिसर्च है, थैंक्स टू दैट मेडिकल रिसर्च, कि ऐसे मेडिसिन आए हैं कि अगर माँ HIV पॉजिटिव है तो बच्चे को HIV होने की जरूरी नहीं है। HIV पॉजिटिव वो फ्री फ्रॉम HIV पॉजिटिव रह सकता है, बच्चा अच्छे से बढ़ सकता है। तो ये सब है, ये प्री स्क्रीनिंग से हो सकता है। मगर मतलब जब माँ प्रेग्नेंट है तो तभी अगर उसका HIV के लिए टेस्ट किया जाए और उसे पता चले कि HIV है या नहीं है, तो अगर है तो उसके लिए ऐसे ट्रीटमेंट शुरू किया जा सकता है जिससे उसके बच्चे को HIV ना हो।
सिंपली जब शादियां होती है तो बहुत ज्यादा शादियों के समय हम शायद कुंडली देखते हैं और कुछ रिलीजियस चीजें होती है जो हम देखते हैं, हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, फैमिली देखते हैं, घर देखते हैं, हम कभी भी अपने मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं चेक करते। डू वी चेक ड्यूरिंग मैरिजेस? नो, नॉट एट ऑल। तो एक लड़के का और एक लड़की का शादी के टाइम मेडिकल कंडीशन क्या है, क्या इन दोनों को प्रॉब्लम हो सकती है आगे जाकर, क्या उनमें से कोई HIV पॉजिटिव है, ये सब देखना चाहिए। दैट इज फॉर सेफ्टी। इट शुड बी प्रायोरिटाइज, क्योंकि हम मॉडर्न एज में जा रहे हैं। सो प्री स्क्रीनिंग इज नेसेसरी टू प्रमोट Prime Minister Narendra Modi's Make in India initiative by using drugs and devices manufactured. You're able to see my screen, right? Yes. Okay. To Yes. Narendra Modi's Make in India initiative by using drugs and devices manufactured in country. तो हमें ये भी एडवांसमेंट करनी है कि ड्रग्स मतलब आपकी जो गोलियां रहती है, दवाइयां रहती है वो, और आपके जो डिवाइसेस रहते हैं, जैसे कि सिंपल डिवाइसेस रहते हैं, ब्लड शुगर काउंट करने वाला डिवाइस, बीपी का डिवाइस, ECG का डिवाइस, ऐसे बहुत ज्यादा, एक्सरे निकालने का, तो ये सब हमारे कंट्री में ही मैन्युफैक्चर होना चाहिए। इसकी वजह से भी आपका GDP बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगी। मेक इन इंडिया कैंपेन के अंडर इन हाईलाइट्स आयुष as a tool for effective prevention and therapy that is safe and cost effective. तो हमें आयुष को भी as a tool use करना चाहिए for the prevention of diseases and to provide therapy which is safe and cost effective. पैसे भी कम लगते हैं और safe भी है. It proposes introducing yoga in more schools, offices to promote good health. Okay, if the spelling is always yoga and being Indian we should call it yoga, right? बाहर के लोग कुछ भी बोल सकते हैं, हमें योग बोलना चाहिए। मैं भी कभी कभार स्पेलिंग पढ़ के योगा बोल देती हूँ, लेकिन हमें योग बोलना चाहिए, ऐसे मुझे खुद से लगता है। इट प्रपोजेस इंट्रोड्यूसिंग योग टू इन मोर स्कूल्स, मतलब बचपन से ही बच्चों को योग का अगर ज्ञान मिले तो योगासन जैसे जो रहते हैं, प्राणायाम, योगासन, जिनसे आपकी हेल्थ केयर अच्छी रहती है, आपको हेल्थ कंडीशन अच्छी रहती है, और डिसीजेस आप तक आने के लिए टाइम लगता है, शायद आते नहीं है। सो दैट इज अ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर फॉर वेलनेस, वेलबींग। ये सबको होना चाहिए, सबको आना चाहिए। रिफॉर्मिंग मेडिकल एजुकेशन, तो मेडिकल एजुकेशन अभी के लिए जो दिया जा रहा है उससे अच्छा देना जरूरी है, और इसलिए मेडिकल एजुकेशन की सिस्टम रिफॉर्म करना जरूरी है। द पॉलिसी ऑल्सो लिस्ट quantitative targets regarding life expectancy. लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कितनी अपनी लाइफ का स्पैन होना चाहिए इंडिया में, mortality and reduction of diseases prevalence in line with the objective of this policy. तो ये भी टारगेट्स नेशनल हेल्थ पॉलिसी ने दिए हैं। अब नेशनल हेल्थ पॉलिसी के सिंपल से कुछ टारगेट्स है जो क्वांटिटेटिव हो सकते हैं। तो टू इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ फ्रॉम 67.5 to 70 by 2025। तो 2025 ईयर में आज जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 67.5 ईयर्स है, मतलब एवरेज इंडियन पर्सन 67.5 ईयर्स जीता है ऐसे बोला जाता है, वो 70 तक बढ़नी चाहिए। ये क्वांटिटेटिव टारगेट है। टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बाय 228 बाय 2019। तो 2019 तक एक्चुअली ये टारगेट पीछे चला गया है, एंड आई डोंट थिंक वी हैव अचीव्ड दैट, बट वी हैव टू सी। आई हैवंट बीन क्रॉस चेकिंग इट। सो टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी, मतलब जो बच्चे हैं जो जन्म लेते हैं और फिर उनको कुछ डिसीज होने की वजह से, कम सर्विसेज मिलने की वजह से, हेल्थ केयर प्रॉब्लम की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, तो ये मोर्टेलिटी रेट कम होना चाहिए। कितने तक होना चाहिए? 28 आउट ऑफ 1000 बर्थ। ओके, इसके बाद आता है टू रिड्यूस अंडर 5 मोर्टेलिटी टू 23 बाय 2025। तो कितना कम करना चाहिए? 23 तक होना चाहिए अंडर 5 मोर्टेलिटी। अंडर 5 मोर्टेलिटी मतलब 5 साल के नीचे जो बच्चे आते हैं उनकी मोर्टेलिटी, उनका डेथ रेट, ओके, ये कम होना चाहिए अप टू 23 इन 1000 चिल्ड्रन। टू अचीव द ग्लोबल 2020 HIV टारगेट, तो ग्लोबली एक टारगेट फिक्स किया गया है पूरे वर्ल्ड में
इसको बोलते हैं 90:90:90. ओके, तो इसमें ऐसे होता है कि जो भी मरीज है HIV के, तो उनमें से 90% लोग डायग्नोस्ड होने चाहिए, और वो जो डायग्नोस्ड है उनमें से 90% लोगों को एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी मिलनी चाहिए, एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट थेरेपी। और अब जिनको एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी मिल रही है, उनमें से एटलीस्ट 19% लोगों को वायरल सप्रेशन से इलाज करवाना चाहिए। ओके, सो दैट इज कॉल्ड 90:90:90. पहले तो आउट ऑफ ऑल द पेशेंट 90% शुड बी डायग्नोज, उन्हें पता होना चाहिए कि उनको HIV पॉजिटिव, वो HIV पॉजिटिव है। सो पहले 90% डायग्नोज होने चाहिए, फिर उनके बाद जो भी डायग्नोस्ड हुए उनमें से 90% लोगों को पता एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, थेरेपी मिलनी चाहिए। और फिर जिनको एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट मिल रही है उनमें से जो भी है उनमें से 90% लोगों को वायरल सप्रेशन से इलाज करवाना चाहिए। दैट इज अ की टारगेट, 90:90:90 टू क्योर द स्प्रेड ऑफ HIV. ओके, इसके बाद वाला टारगेट है टू रिड्यूस प्री मैच्योर मोर्टेलिटी from cardiovascular diseases, cancer, diabetes or chronic respiratory diseases by 25% by 2025. 2025 तक जो प्री मैच्योर मोर्टेलिटी, मतलब जो टाइम है लाइफ एक्सपेक्टेंसी का 67 ईयर्स, उसके पहले ही लोगों की जान चली जाती है, क्योंकि उनको कैंसर है, उनको डायबिटीज है, उनको क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीजेस मतलब श्वसन संस्थेचे आजार, जो आपकी ब्रीदिंग सिस्टम है उसके डिसीजेस, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस मतलब हार्ट के डिसीजेस, ये सब की वजह से उनकी डेथ होती है। तो वो कम करना डेथ रेट अप टू 25%। और ये सब की टारगेट्स के लिए हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर सिस्टम चाहिए, राइट? एंड दैट्स व्हाई हमें देखना है कि एक्चुअली हमारे पास क्या चैलेंजेस है, और ये चैलेंजेस आपको याद रखने के लिए आपको याद रखने 5A जो इंडिया के हेल्थ केयर चैलेंजेस में आते हैं। सो पहला ए है अकाउंटेबिलिटी, और या फिर लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी बहुत ही कम है। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या है वो हम देखते हैं। ओके, being accountable has been defined as the procedures and processes by which one party justifies and takes responsibility for its activities. तो अकाउंटेबल होना मतलब क्या होता है कि आपको आपको जो भी आपकी प्रोसीजर्स है, आपकी जो भी प्रोसेसेस है थ्रू हेल्थ केयर प्रोसेस है, क्योंकि हम हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी उसका एक्टर है, ओनर है, मतलब जो भी वो प्रोसेस कर रहा है, जो भी वो प्रोसेस का ओनर है, उसको लेनी चाहिए, और उसको पब्लिकली उसके बारे में अवेयर होना चाहिए। सो दैट इज बीइंग अकाउंटेबल। तो मतलब डॉक्टर्स, हेल्थ केयर सिस्टम, हेल्थ केयर मैनेजर्स, गवर्नमेंट, ये सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। और जब वो काम कर रहे हैं तो कहाँ तक काम पहुंचा, कहाँ तक उन्होंने क्या क्या एक्टिविटीज किए, इसके बारे में पूरा का पूरा डिस्क्लोजर देना चाहिए पब्लिक को। ethics in healthcare should be hotly discussed issue within the profession rather than outside. तो मीडिया को चिल्लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मीडिया या फिर आउटसाइड सोर्सेस तभी चिल्लाएंगे जब कुछ प्रॉब्लम होगा। लेकिन एज अ प्रिवेंटिव केयर, एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट जैसे चीजें होती है जो हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत ही जरूरी है, बहुत ही मायने रखती है, वो विद इन द प्रोफेशन डिस्कस होनी चाहिए। लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए, डॉक्टर्स को पता होना चाहिए, उनको वो फॉलो करने चाहिए। अ गुड कम्युनिकेटर इज बेटर प्लेस टू डील विथ प्रेशर्स ऑफ रिलेशनशिप। तो बहुत सारे प्रेशर्स रहते हैं जब आप हेल्थ केयर सिस्टम में काम करते हो, क्योंकि आपको ह्यूमन इमोशंस से, ह्यूमन लाइफ से डील करना पड़ता है। तो उस टाइम एक अच्छा कम्युनिकेटर वहां पर प्लेस करना चाहिए, जो दोनों पार्टियों में अच्छा कम्युनिकेशन बनाए रखे, विथ क्लाइंट, विथ एम्प्लॉयर, विथ पीयर, कलीग, फैमिली, फ्रेंड एंड गवर्नमेंट। इन सब के बीच में उसका कम्युनिकेशन हो। तो अच्छा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होना चाहिए।
Code of conduct cannot be ignored along with the handling cost of treatment and other health related activities. तो ये सब है, लेकिन इसके साथ कैसा बिहेवियर होना चाहिए दोनों का, डॉक्टर का भी और पेशेंट का भी. हमें नहीं पत्थर उठाकर डॉक्टर के सिर पे मारने. डॉक्टर कोई भगवान नहीं होता. डॉक्टर एक डॉक्टर एज अ प्रोफेशनल है, वो बहुत ट्राई करता है और ट्राई करने के बाद ही कुछ रिजल्ट आते हैं. हमें हमेशा ऐसे लगता है कि वो पॉजिटिव ही होने चाहिए, क्योंकि वो जो पर्सन है, जो पेशेंट है, वो हमारा कुछ करीबी होता है. लेकिन ऐसे बहुत सारे पेशेंट उनके पास आते हैं, वो बहुत ट्राई करते हैं, हमेशा ही सक्सेस रेट हो नहीं सकता, राइट. तो हमें पत्थर नहीं उठाने हर बार. और दूसरी और हर पेशेंट, हर मरीज अपने लाइफ की पूरी जिम्मेदारी अपने डॉक्टर पे सौंपता है. इसका मतलब ही इज बिलीविंग ऑन डॉक्टर, शी इज बिलीविंग ऑन डॉक्टर. सो डॉक्टर को भी उतने ख्याल से पेशेंट को ट्रीट करना चाहिए. तो दोनों टाइप का कोड ऑफ कंडक्ट अच्छे से मैनेज होना चाहिए. दोनों को भी एक्सट्रीम पोजीशन में नहीं जाना है. सो दैट इज अकाउंटेबिलिटी. देन अवेयरनेस. हाउ अवेयर is the Indian population about important issues regarding their own health? कितने अवेयर होते हैं? तो कुछ परसेंटेज दिए. ओके. इन अर्बन हरियाणा के अर्बन पार्ट्स में, मतलब सिटी वाले पार्ट में, फाउंड दैट ओनली 11.3% ऑफ एडोलेसेंट गर्ल, मतलब टीनेज गर्ल, सिर्फ 11%, 11% गर्ल्स स्टडीड न्यू वन सेकेंड. ओके. knew correctly, they studied and they knew correctly about the key reproductive health issues. तो रिप्रोडक्टिव मतलब जनन क्षमता बढ़ाने वाले जो सिस्टम है हमारी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिस्टम है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जो एक एडोलेसेंट गर्ल को पता होने चाहिए. तो ये सब कितने लोगों को पता था? हरियाणा में जब सर्वे किया तो अर्बन सिटीज में सिर्फ 11% बच्चियों को ये पता था. तो मतलब फॉर मेल स्टूडेंट वी डोंट इवन कंसिडर कि ये उन्हें पता होना चाहिए. दैट्स अवर ट्रेडिशनल एंड वेरी कंजर्वेटिव एंड वेरी डिरोगेटिव थॉट कि बच्चे को क्या, मतलब क्या बोल सकते हैं हम, बॉय को क्या पता होना चाहिए, बेटे को क्या पता होना चाहिए, बेटी को पता होगा तो ठीक होगा. ऐसा नहीं होता. सबको ये तरीके का रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज का ज्ञान होना चाहिए इन देयर फ्रॉम देयर एडोलेसेंट स्टेज, टीनेज स्टेज. 20.3% of participants were aware of common causes of prevalent illness and their prevention. तो सिर्फ 20% लोगों को, जो पार्टिसिपेंट है, उनको पता था कि उनको कैसे, कौन से, क्यों हुआ है कोई भी इलनेस अगर हुआ है, और ये उसका प्रिवेंशन वो कैसे कर सकते थे. मतलब हमें क्या बीमारी हुई है, उसको क्यों हुआ है, और हम कैसे टाल सकते थे, ये पता होना चाहिए, राइट, खुद को. लेकिन ऐसे सिर्फ 20% पीपल थे जिनको ये पता था. द आंसर में लाई इन लो एजुकेशनल स्टेटस, मतलब कम एजुकेशनल स्टेटस, कम एजुकेशन होना. पुअर फंक्शनल लिटरेसी, मतलब बहुत गरीबी, और गरीबी के साथ आई बहुत bad quality education, bad quality literacy, low accent on education within the healthcare system, and low prior मतलब access नहीं होना healthcare system में जाने की, मतलब आपका reach नहीं होना वहां पर, and low priority for healthcare in the population among others. तो मतलब जैसे अगर माँ है और एक बच्चा है और घर में 3 लोग हैं, तो अगर बच्चा बीमार पड़ जाए और माँ भी बीमार पड़ जाए, तो माँ अपनी बीमारी बाजू रखती है और बच्चे को ट्रीट करती है. लेकिन इससे क्या होता है, इससे पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में माँ बीमार है तो पूरा घर भी बीमार रहने लगेगा. तो लेकिन ऐसे अपने खुद से लो प्रायोरिटी खुद के हेल्थ के लिए क्रिएट की जाती है. सिंपली बहुत बार ऐसे होता है कि जेंडर इनइक्वालिटी के वजह से, बॉय गर्ल इशू जो जेंडर इनइक्वालिटी का होता है, तो बहुत बार गर्ल्स को घर के घर कुछ ना कुछ देकर, कुछ जड़ी बूटी देकर, कुछ थोड़ा यहाँ वहां देकर ट्रीट किया जाता है. सिर्फ बॉयज को हॉस्पिटल्स में लेकर जाते हैं. तो क्या होता है, फिर से हेल्थ केयर सिस्टम सुधरती तो नहीं है, राइट. उसके बाद तो पहले हमने अकाउंटेबिलिटी देखा, दूसरे बार अवेयरनेस देखा, तीसरा है एक्सेस. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइंस एक्सेस एज द राइट और अपॉर्चुनिटी टू यूज और बेनिफिट फ्रॉम हेल्थ केयर. तो ये है एक हक, एक राइट है, अपॉर्चुनिटी है,
हेल्थ केयर सिस्टम का यूज करने की, उससे फायदा पाने की. So barriers to access in financial, organizational, social and cultural domains. तो क्यों होता है ये सब एक्सेस? आइदर फाइनेंशियल मतलब पैसों की वजह से होता है, ऑर्गेनाइजेशनल मतलब आप जा नहीं पाते वो हॉस्पिटल तक, तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशनल इशू हो सकता है, सोशल इशू हो सकता है मतलब सामाजिक इशू. अगर एनसीडीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, तो आप कैसे बोले, कैसे बात करें, कैसे जाए, वो थोड़ी शर्म रहती है, एम्बेरसमेंट रहती है. तो इस ऐसे, और या फिर कई बार मैंने जो अभी के लिए आपको इनइक्वालिटी बताई कि ये कास्ट, वो क्रीड, ये जेंडर, इसकी वजह से. और कल्चरल डोमेन्स भी होता है, मतलब शायद अगर एक माँ है जिसको मतलब एक फीमेल मैरिड वाइफ जिसको अपनी सास भी है, तो क्या होता है, ये जो है इसको एनीमिया है वाइफ को, मतलब उसमें आयरन की कमी है. तो पहले तो हम ये डिसीज मानते ही नहीं है, आयरन की कमी क्या है, अरे ये ऐसा कुछ नहीं होता ऐसे. तो एक्चुअली ये बहुत कॉजेबल और बहुत ही प्रॉब्लमेटिक डिसीज हो सकता है एनीमिया का. और हमने देखा था कि 1 out of 3 लेडीज आर एनिमेटिक इन इंडिया. तो अगर उसके पैर दुखने लगे, जॉइंट्स मतलब सांधे वो दुखना शुरू हुआ, तो क्या होता है कि उसकी शायद सास उसे बोलेगी, अरे क्या हमारे टाइम में हम ऐसा कुछ नहीं करते थे, हमें कुछ नहीं दुखता था, आपको तो काम ही नहीं करना है इसलिए आप ऐसे कर रहे हो. तो क्या हो जाएगा बताओ मुझे? वो अपना हेल्थ केयर थोड़ा सा बाजू रखेगी और ये हॉस्पिटल नहीं चली जाएगी. फिर ये डिसीज बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा. एक दिन ऐसा आएगा कि ये अनक्योरेबल, इनक्योरेबल हो जाएगा, इस पर कुछ इलाज नहीं रहेगा. तो दैट इज अ कल्चरल डोमेन का बैरियर कैन लिमिट द यूटिलाइजेशन ऑफ सर्विसेज. इससे क्या होगा, हेल्थ केयर सिस्टम का यूज कम हो जाएगा, इवन इन प्लेसेस वेयर दे आर अवेलेबल. तो शायद हेल्थ केयर सिस्टम अवेलेबल भी हो लेकिन उसका यूज नहीं होगा. ओनली 37% ऑफ पीपल वेर एबल टू एक्सेस आईपी फैसिलिटीज विद इन 5 किलोमीटर डिस्टेंस. तो सिर्फ 5 किलोमीटर डिस्टेंस में जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज होने चाहिए, उसका एक्सेस कितने लोगों के पास है इंडिया में? सिर्फ 37%. एंड 68% वेर एबल टू एक्सेस आउट पेशेंट फैसिलिटीज, मतलब ओपीडी, आउट पेशेंट फैसिलिटीज मतलब. तो उतना भी सिर्फ 68 लोगों को जाने को मिला, बाकी के लिए वो अवेलेबल नहीं था. Many of the primary health care centers, that is PHCs, lacked, मतलब जो हमारे गवर्नमेंट के छोटे छोटे हॉस्पिटल्स रहते हैं वो lacked basic infrastructural facilities such as beds, wards, toilet. हमने देखा वहां पर बेड्स ज्यादा थे लेकिन वार्ड नहीं थे, मतलब एक ही रूम में वहां पर घुसेड़ दिया था सब. फिर टॉयलेट्स तो मैं बात ही नहीं करने वाली, क्योंकि हमारे यहाँ तो टॉयलेट्स को माना ही नहीं जाता, टॉयलेट्स तो होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हो तो हेल्थ मिलेगी, राइट? तो हमें टॉयलेट्स की कुछ जरूरी नहीं रहती. तो बेड्स, वार्ड्स, टॉयलेट्स, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, क्लीन लेबर रूम्स, वी डोंट हैव एनीथिंग फॉर डिलीवरी, एंड रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी. तो ये बहुत कम है. पीएचसी मतलब पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर, ये हर एक कॉमन पर्सन के लिए, कॉमन इंडियन सिटीजन के लिए बहुत ही जरूरी है, लेकिन यहाँ पर ये सब इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज बहुत कम तौर पे पाए जाते हैं. तो हमने 3 देखे थे, अकाउंटेबिलिटी, अवेयरनेस एंड एक्सेस. नाउ वी आर गोइंग टू द 4th वन, एब्सेंस ऑफ ह्यूमन पावर, क्राइसिस इन हेल्थ केयर. तो ह्यूमन पावर कम होना. डू वी हैव एडिक्वेट नंबर ऑफ पर्सनल? आर दे अप्रोप्रिएटली ट्रेन्ड? आर इक्विटेबली डिप्लॉयड? एंड इज देयर मोरल इन डिलीवरिंग द सर्विसेज रीजनेबली हाई? तो मतलब क्या हमारे पास एक्चुअली रिक्वायर्ड लोग हैं उतने काफी है? क्या वो अच्छे से ट्रेंड है? क्या उनका मोरल, उनके जो थॉट्स है वो हेल्थ केयर सिस्टम डिलीवर करने के लिए काफी है? ये सब चीजें हम देख रहे हैं. ओके. 2011 स्टडी, 2011 में एक जो स्टडी हुआ था उसमें ऐसा एस्टिमेटेड था जिस कि इंडिया हैज रफली 20 हेल्थ वर्कर्स पर 10,000 पॉपुलेशन. तो हर 10,000 लोगों के पीछे हमें 20 हेल्थ केयर वर्कर मिलते हैं. विथ एलोपैथिक डॉक्टर्स कंप्राइजिंग 31%. कितने एलोपैथिक डॉक्टर्स है उनमें? 31% ऑफ द वर्कफोर्स. नर्सेस कितने हैं? नर्सेस एंड मिडवाइव्स मतलब आशा सेविका, ओके, 30%, ज्याला मराठीत सुईण असं म्हटलं जातं.
फार्मासिस्ट इज एट 11%, तो फार्मासिस्ट कितने हैं, सिर्फ 11%, और आयुष प्रैक्टिशनर्स डॉक्टर्स योग इंस्ट्रक्टर 90% एंड अदर्स आर 9%. तो ऑलरेडी जो 100% होने चाहिए, राइट? तो ये 100% वर्कफोर्स में से कितना इनइक्वल है कि एलोपैथी डॉक्टर 31% है, मिडवाइफ्स 30% है, फार्मासिस्ट 11% है, जो एक्चुअली लेवल में होना चाहिए. हमें बहुत कम तरीके का वर्कफोर्स मिल रहा है, और 20 हेल्थ वर्कर्स पर 1000 पॉपुलेशन इज अ वेरी लेस नंबर. 20 लोग, नॉट इवन डॉक्टर, ओके, नर्स, फार्मासिस्ट, मिडवाइव्स, आयुष प्रैक्टिशनर्स, वॉट एवर यू मे थिंक, ये सब ऐसे 20 लोग 10,000 लोगों को ट्रीट करेंगे. इज इट पॉसिबल? डू यू थिंक दैट? द पुअरर एरियाज ऑफ नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया, उत्तर आणि मध्य भारतात, have lower densities of health workers compared to southern state. तो southern state में ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स है कम पॉपुलेशन के लिए, मतलब डेंसिटी के तरफ तरीके के शायद 20 हेल्थ वर्कर्स है 200 के लिए, 200 लोगों के लिए. लेकिन नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में शायद वो ऐसे हो सकते हैं कि 20 हेल्थ वर्कर्स है 2 लाख लोगों के लिए. So there is lower density of healthcare workers compared to southern state. Okay. The last one is affordability. हमने पहले देखा था accountability, awareness, access, absence of the human power and affordability. मतलब cost wise क्या होता है, how costly is healthcare in India, and more importantly, how many can afford the cost of healthcare. As private sector is a dominant player in healthcare arena in India, almost 75% of healthcare expenditure comes from pockets of household. तो almost 75% हमारे पॉकेट से खर्चा जाता है. ओके, तो हेल्थ केयर सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही कॉस्टली बन चुका है. द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ मस्ट बी स्केल्ड अप. तो गवर्नमेंट का जो खुद का एक्सपेंडिचर रहता है हेल्थ केयर सिस्टम पे लोगों के, तो वो बढ़ना चाहिए. इट्स लेस देन 2% अभी के लिए. अभी के लिए जीडीपी का सिर्फ मतलब 2% से भी कम खर्च हो रहा है हेल्थ केयर सिस्टम पे, लेकिन वो 5 to 6% होना चाहिए. ओके, इन द शॉर्ट टर्म. The much awaited national health insurance program should be carefully rolled out. जो इंश्योरेंस प्रोग्राम है पूरे के पूरे नेशन के लिए, वो बहुत केयरफुली रोल आउट होना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि छोटे से छोटे पॉपुलेशन का ग्रुप, पॉपुलेशन का तबका है, उसको वो प्रोग्राम से, उसको हेल्थ प्रोग्राम से, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम से फायदा होना चाहिए. सो दीज आर द चैलेंजेस, अपकमिंग चैलेंजेस ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम. ओके, सो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक, जो हमने बोला था, हम अपना फोकस शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम सिक केयर टू वेलनेस, एक मिशन लॉन्च किया था जिसके बारे में हम सबको पता है, लेकिन एक रिव्यू रिकैप देना आपके सिलेबस के हिसाब से बहुत जरूरी है. तो दैट इज स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर. So Prime Minister Narendra Modi ji received the award of Global Goalkeeper from the Gates Foundation for the initiative Swachh Bharat Abhiyan on September 25, 2019 in New York. This campaign was introduced by the Prime Minister Narendra Modi and was launched on 2nd October 2014 to honor Mahatma Gandhi's vision of clean country. तो ये महात्मा गांधी की जो विजन थी, कुछ दृष्टि थी भारत को स्वच्छ बनाने की, ये उसके हिसाब से ये लॉन्च किया गया मिशन 2014 में. द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वच्छ भारत अभियान is to spread the awareness of cleanliness and importance of it. तो cleanliness मतलब रखने का अवेयरनेस स्प्रेड करना और उसका इंपॉर्टेंस स्प्रेड करना, ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव है. द कंसेप्ट ऑफ स्वच्छ भारत अभियान इज टू प्रोवाइड द बेसिक सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज लाइक टॉयलेट्स, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, म्हणजे घनकचरा व्यवस्थापन. ओके, सो टॉयलेट्स, solid and liquid waste disposal system, village cleanliness, and safe and adequate drinking water supply to each and every person. So that comes under Swachh Bharat mission.
तो या ये एक वीडियो था जो हमारे लिए एक्चुअली इम्पोर्टेंट है एज ए इंडियन. Are you able to see my screen and hear it? No. No. No, ma'am. No. Okay. Okay. Yes, yes. Now you are Yes, able to Abhi. see, right? Yes. Okay. Yes. Yes. स्वच्छ भारत है अपना सपना, स्वच्छता की ओर कदम बढ़ा. मुझे पता है आपको लग रहा है ये चिल्ड्रन राइम है और मैं ये आपको क्या दिखा रही हूँ, लेकिन ये अपने हाथ की हैबिट्स है. ओके, जो हम एक्चुअली कर देते हैं. हम एज ए इंडियन हमें प्राउड है कि हम ये करते हैं. हम नहीं फेंकते कूड़ी में, मतलब कचरा जो है वो डस्टबिन में, हमें क्या फर्क पड़ता है. लेकिन दैट्स व्हाट मैटर्स, क्योंकि ये सब लीड करता है बहुत सारे डिसीजेस के लिए. ओके, लेट्स हियर इट आउट. हमारे ही हैबिट्स है. कूड़ा कचरा घर का अपना, गीला सूखा छांट के रखना. करता का तुम्ही सुखा आणि ओला कचरा वेगळा वेगळा? बहुत बार ऐसे नहीं होता. गली मोहल्ला साफ रखना, शर्म न करिए काम है अपना. अगर किसी ने कचरा फेंका तो उसे. हे काहीतरी भयंकरच सांगतायत नाही का? ये कुछ बहुत ही भयानक सा बता रहा है कि अगर कोई कचरा फेंके तो हम उस पर डबल फेंक देंगे. हम बताएंगे जाकर उसको कि अरे कचरा मत फेंको अंकल, या फिर कचरा मत फेंको दादा. अगर आपको कोई आकर बोलता है, आप तो इजीली कचरा फेंक देते हो, राइट? कोई ऐसे बोलता है आकर, क्या आप मानेंगे? हैं? आपको क्या कोई बता सकता है? ये दिस इज लाइक वन ऑफ अस ओनली. समझ में आ रहा है? पार्क में बैठे थ्रो आउट कुरकुरे, लेज, जो भी है. स्वच्छता की ओर कदम बढ़ाना. प्लास्टिक का उपयोग न कर. असं काहीतरी ते तुम्हाला लक्षात येतंय का? मी जिथे थांबवलंय तिथे ऍक्च्युली ती अशी मुलगी जी उभी है, वो जो बच्ची खड़ी है, वो एक्चुअली ये देख रही है कि प्लास्टिक का बैग का यूज हो रहा है. और हम क्या करेंगे? हम दूसरी बैग मांगेंगे. अरे उनको दिया, हमें क्यों नहीं दिया? ऐसे पूछेंगे, राइट? कपड़े की बैग को बढ़ावा देना, शौचालय का प्रयोग करना, पर्यावरण प्रदूषित न करना, हमेशा साफ पानी पीना, बीमारियों से मुक्त है होना. स्वच्छ भारत है अपना सपना, स्वच्छता की ओर कदम बढ़ाना. सी, तो एक्चुअली मुझे पता है ये दिखाने से कुछ फायदा तो होने वाला नहीं. आप तो सुधरने वाले, हम नहीं सुधरने वाले, क्योंकि वी आर प्राउड पीपल कि हम गंदगी फैलाते हैं. तो ये तो सिर्फ था कि लोगों का एटलीस्ट पता चले कि मैंने ये आपको पढ़ाया था, क्योंकि उसके बाद मुझ पे कुछ आना नहीं चाहिए. तो एक्शन प्लान क्या है स्वच्छ भारत अभियान को सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करने के लिए? द एक्शन प्लान ऐसे है, is to be led by Ministry of Drinking Water and Sanitization. Ministry of Drinking Water and Sanitization ने ये प्लान बताया है. The vision is to triple the facility of sanitation by 2019. जो भी अभी है उससे मल्टीप्लाइड बाय 3 करना था अप टू 2019. ये अचीव हुआ है कि नहीं, इसको आपको देखना पड़ेगा, फॉलो अप करना पड़ेगा. द मेजर चेंज टू बी इम्प्लीमेंटेड इज इन द मेकिंग ऑफ ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया. ओपन डेफिकेशन मतलब आउटसाइड जाकर, अगर आप शौचालय को जा रहे हो, आउटसाइड टॉयलेट का यूज कर रहे हो, टॉयलेट नहीं है, आउटसाइड जा रहे हो, तो दैट्स द प्रॉब्लमेटिक कंडीशन. उसको ओपन डेफिकेशन बोलते हैं. ओके, सो ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया को करना है. Again, I'm not talking because that's not possible with our mindset, right? Improve the growth percentage of toilets from 3 to 10% by 2019. आज हमारे पास सिर्फ 3% टॉयलेट्स थे, तो उनको 2019 तक 10% तक बढ़ाना था.
increase in the construction of toilets from 14,000 to 48,000 daily. मतलब कितने टॉयलेट्स बनवाने थे? 48,000 डेली. लॉन्च ऑफ नेशनल लेवल और स्टेट लेवल मीडिया कैंपेन ऐसा लॉन्च करना था थ्रू ऑडियो विजुअल मोबाइल टेलीफोनी एंड लोकल प्रोग्राम्स टू कम्युनिकेट विद द मैसेज ऑफ अवेयरनेस. लोगों में अवेयरनेस पहुंचाने के लिए कैंपेन शुरू करना था. Involvement of a school children in activities for spreading awareness of water sanitization and hygiene. मतलब अगर जा रहे हो केलस्कर नाके पे हो, हमारे हाथ में कुछ प्लास्टिक बैग है, ऐसा कुछ करना. तो यही सब कुछ रोकना था. इसके लिए स्कूल चिल्ड्रन को, क्योंकि अगर आप कॉलेजेस में स्कूल्स में ये लोगों को अवेयर कर देते हो तो बड़े होकर वो फॉलो करेंगे, ऐसा ड्रीम है, ऐसा इमेजिनेशन है. So let's wait for today क्योंकि let's go with the attendance and आज के लिए हम यहाँ देखते हैं, कल से इससे आगे शुरू करेंगे.